नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज लेकर फिर उपस्थित हैं आपके सामने मोस्ट इम्पोर्टेंट की एक बेहद ही खास श्रृंखला को। चलते हैं, देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है आखिर खास। तो बिल्कुल आप सभी रेडी होंगे। चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था? ठीक, या कहीं आया था। देखिए, इससे संबंधित कई और प्रश्न भी बनते हैं जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है बिंदुसार, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक और है दशरथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न ये बनता है कि आखिर किसके दरबार में था। तो बेटा ये देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। दूसरा एक प्रश्न आता है कि कहाँ से आया था। तो सिंपल से आपको क्या याद रखना है, ये यूनान से आया था। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि इसको भेजा किसने था, तो इसे सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। देखिए, अब यहाँ पे इसके ग्रंथ का सबसे ज्यादा जिक्र आता है। ग्रंथ का नाम क्या होता है? ग्रंथ का नाम इसका इंडिका होता है। ठीक, ये जो इंडिका नाम का ग्रंथ होता है इसे ही लिखा है। ठीक, जिसमें जो है मौर्य कालीन का पूरा प्रशासन हो गया, समाज हो गया, अर्थव्यवस्था की जानकारी जितनी भी होती है वो इसी के द्वारा मिलती है। ठीक है, इसलिए ये खास हो जाता है। क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है? विकल्प है 80 अंश पूर्व, 82.5 अंश पूर्व, या फिर 75 अंश पूर्व, या फिर 90 अंश पूर्व। तो किस पर है? देखिए, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है? यहाँ पे बात कर रहा है मानक समय की बात कर रहा है। मानक समय आखिर होता क्या है? तो इसे आईएसटी के रूप में भी जानते हैं। ठीक, ये आईएसटी होता है। ये कितना है? अब ये अगर बात करते हैं तो देखिए, ये तो आपका जो भी है ये है आपका 82.5 अंश पूर्व। और ये होकर कहाँ से गुजरता है? तो ये यूपी जो आपका है, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरता है। देखिए, कुछ स्रोतों में क्या है, कुछ स्रोतों में इसे जो है नैनी भी कहा जाता था, लेकिन फिलहाल अपडेटेड स्रोतों में इसे मिर्जापुर ही माना जाता है। ठीक, और पूरे देश के लिए एक ही समय जोन है। अगर बात करते हैं देशांतर के हिसाब से, तो गुजरात से अगर बात करते हैं हम, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश की, तो इसके मध्य में कम से कम 2 घंटे का अंतराल है, लेकिन फिर भी एक ही मानक समय है 82.5 अंश पूर्व। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का संरक्षक गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? विकल्प है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। तो ये भैया किसे कहा जाता है? तो इसका डी आंसर सही, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है इसे क्या कहा जाता है? ये संविधान का संरक्षक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही संविधान का व्याख्या करता है एवं उसके उल्लंघन को रोकता है। ठीक, न्यायिक प्रवलोकन के माध्यम से इसमें एक विशेष भूमिका आपको सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की गई है। ठीक, ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? ठीक, जो आपका प्लानिंग रही है, प्लानिंग्स का क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? निजीकरण रहा है, औद्योगिकरण रहा है, सामाजिक एवं आर्थिक विकास रहा है, या फिर विदेशी व्यापार रहा है? ठीक, तो देखिए, अगर बात करते हैं भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये क्या था? ये सामाजिक व आर्थिक विकास था। ठीक, सुनिश्चित करना था। इसमें गरीबी उन्मूलन हो गया, रोजगार सृजन हो गया, क्षेत्रीय संतुलन हो गया, को कम करने पर मुख्यतः जोर दिया जाता है। ठीक, क्लियर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त रस का स्राव किस अंग से होता है? विकल्प ए अग्नाशय, विकल्प बी यकृत, विकल्प सी अमाशय और लीहा। ठीक, तो कहाँ से आखिर होता है? तो यह याद रखना है आपको, यकृत से होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, पित्त रस जो है ना, इसका निर्माण यकृत में होता है, लेकिन ये पित्ताशय में जाके जो पित्त की थैली होती है वहां पे संग्रहित होता है। ठीक, या क्या करता है? इसका मुख्य जो काम होता है ना, ये वसा के पाचन में सहायक होता है। सिर्फ वसा का पाचन। अभी जैसे किसी किसी को ना स्टोन हो जाती है, जो पित्त की स्टोन होता है, उसमें पित्त थैली को निकाल दिया जाता है। तो उसमें एक ही प्रॉब्लम आती है कि बाद में वो तली भुनी चीजें ज्यादा नहीं खा सकती। एक तरह से देखें तो उसे फैटी लीवर भी कहा जाता है। ठीक, वही है आपका। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? विकल्प क्या है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, या फिर बिहार में। ठीक, तो बेटा देखिए, सांची स्तूप की अगर बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख स्मारक है। इसका निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट स्थल हो जाता है सांची का स्तूप। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति आखिर करता कौन है? प्रधानमंत्री करता है, संसद करती है या फिर राष्ट्रपति करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है? तो कौन करता है? तो बेटे देखिए, कैग हो या फिर कोई भी संवैधानिक पद हो, उस संवैधानिक पद की जो व्यक्ति है उसकी नियुक्ति हमेशा कौन करेगा? आपका राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेक्कन ट्रैप जिसे डेक्कन ट्रैप भी कहते हैं का निर्माण किससे हुआ है? हिमनदीय जमाव से हुआ है, नदीय जमाव से हुआ है, ज्वालामुखीय लावा से हुआ है या फिर पवन क्रिया के द्वारा हुआ है? तो भैया देखिए, जो डेक्कन ट्रैप है इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो ये प्राचीन जो ज्वालामुखीय विस्फोट होते हैं ना, प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोटों के द्वारा जो होता है बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है? विकल्प है 6.8, 7.0, 7.4 या फिर 8.0। देखिए किसका पूछा है? तो मानव रक्त का पूछ रहा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया है। तो बेटा याद कर लीजिए, रट लीजिए, फिर कभी गलत ना हो। 7.4 रहता है मानव रक्त का पीएच मान। ठीक, अगर पीएच मान क्या है, अगर असंतुलन हो जाता है तो कहीं ना कहीं शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से मिला? सामान्य सा क्वेश्चन है, जिसमें जीके में पूछा था 42वीं से, 44वीं से, 73 से या फिर 74 से। देखिए, अब बेटा देखिए पूछ रहा है पंचायती राज। पंचायती राज के लिए हमेशा किसको लगाएंगे? 73वें को। अगर पूछ ले बेटा नगर पंचायत का, ठीक, तो कौन हो जाएगा? तब 74 हो जाएगा। ठीक, तो 73 कौन सा है? पंचायती राज। ठीक, अब यहीं पे एक प्रश्न ये भी पूछता, पंचायती राज दिवस मनाया कब जाता है? तो 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया था। क्यों? क्योंकि 24 तारीख को ही कब? 1993 में बेटा, ठीक, इसे लागू किया गया था पूरी तरह से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? ठीक, विकल्प है राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। आखिर कहाँ पे पाया जाता है? तो देखो बेटा, झारखंड जो है ना, झारखंड में भारत का सबसे प्रमुख अभ्रक उत्पादक राज्य है। अभ्रक का उपयोग कहाँ पे होता है? तो ये विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भरपूर तौर पे किया जाता है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला आज का प्रश्न है, डीएनए का द्विसर्पिल संरचना की खोज किसने की थी? आपका काफी जो है पूछा जाने वाला प्रश्न है। डार्विन ने की थी, मेंडल ने की थी, वाटसन या क्रिक ने की थी या फिर हर्षे ने की थी? तो इसको खोजा किसने था? तो वाटसन और क्रिक ने जो है इसकी द्विसर्पिल संरचना है उसकी खोज की थी। ये कब की गई थी? तो ये बेटा की गई थी 1953 में। ठीक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? क्वांटम सिद्धांत के लिए, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के लिए, गति के नियम से? ठीक, ये तो भैया सबका सही होगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ये किसके? तो बेटा ये सापेक्षता के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, जिसने जो है समय, स्थान और ऊर्जा की एक नई व्याख्या को प्रस्तुत किया। ठीक, ये एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी यहाँ पे। क्लियर? चलें अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर बेटा स्थित है? ठीक, स्थान पूछा है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर कोलकाता में? जो हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कहाँ पे स्थित है उसकी बात कर रहा है। तो बेटा ये सही है, आपका डी हो जाएगा। डी आपका एकदम सही है। आपके कोलकाता में जो है ये राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे जो लाखों पुस्तकें हैं या फिर पांडुलिपियां हैं उनको संग्रहित करके यहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन पे। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर हीलियम है? किसका पूछा है? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए। तो देखो बेटा, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है ये किसके कारण होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है ना, एक कवर का निर्माण कर लेती है। ये कवर से जो है ये आपका जो पूरा एनर्जी है, एनर्जी बाहर जा ही नहीं पाती। इसी की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पूरी हीट उत्पन्न हो जाती है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इससे होता क्या है, इससे वैश्विक ताप वृद्धि होती है। ठीक, जो है ये इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की उष्मा को बाहर जाने ही नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है कि भैया यहाँ पे ताप की वृद्धि तो हो ही जाएगी।
ठीक, क्लियर? चलिए, ठीक है, चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। जो आपको इसका उत्तर देना है हमें कमेंट में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? आप सभी कमेंट में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। 1947 में, 1954 में, 1961 में या फिर 1975 में। आखिर कब की गई, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक, चलते हैं देखते हैं कि कल के जो प्रश्न था हमारा उसका जो है उत्तर क्या है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर खेल ट्रेडिशनल स्पोर्ट कौन सा है? कुश्ती है, कबड्डी है, तीरंदाजी है या फिर खो-खो है? तो जो ये आपका पारंपरिक खेल है, राष्ट्रीय धरोहर खेल, इसमें किसको रखा गया है? तो इसमें कबड्डी को रखा गया है। बी आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, ये ग्रामीण स्तर पे लोकप्रिय रहा है, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसे खेला जाता है और ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक, क्लियर? तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कहीं न कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आते रहेंगे। ठीक, और वीडियो अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करिए। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए नमस्कार।